परेशान है, क्रिप्टो में पैसा नहीं बन पा रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जियो कॉइन की माइनिंग चल रही है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स। डेली मार्केट अपडेट, मार्केट न्यूज़, सिग्नल्स आपको बैक टू बैक दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जियो की माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में, मुल्क में काफ़ी लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गार हैं, और कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है आज के टाइम में रोटी खाने के लिए। कुछ लोगों के पास टैक्स का पैसा भी नहीं बचा, क्योंकि उनका बिजनेस में जो है लॉस हो गया है और उनके ऊपर लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो जियो कॉइन की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, जियो कॉइन को जो है भाई माइन कर लो, बढ़िया प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है, और कोई आपका डाउट है कुछ पूछना भाई पूछ लेना। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन है, और पाई की भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, उसमें भी आपको जो है बदले में जियो कॉइन ही माइन कर सकते हो। साथ साथ पाई में भी आप जो है पाई कॉइन को माइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की भी होता है। चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है फिलहाल अभी क्रिप्टो टेक्स से रिलेटेड भाई।
दूसरी दिक्कत जो इस बजट में नजर आई वो ये थी कि इनकम टैक्स स्लैब में चेंज नहीं हुआ। सर हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी के बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी, लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पे देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए है उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। Sir, third problem that was there with the budget is that there was no relief for the middle class. So after a very long time in India's history, the personal income tax collection was more than the corporate income tax collection. यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़, यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है। आप मिडिल क्लास को टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता। ये वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट ये है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दे, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दे, उसे इंसेंटिव्स दे कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। सर फोर्थ प्रॉब्लम इन दिस बजट दैट आई फाउंड वाज द बजटरी एलोकेशन टू हेल्थ व्हिच इज लो एंड व्हिच सर्टेनली नीड्स अ रीलुक। सर आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, that spending on public health should be 2.5% of GDP। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ में स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं, और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज द बोन, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियन हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं है, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। So the reality is that COVID made us realize, and it was a wake-up call for India's public health infrastructure. And I want to ask the House today: are we prepared? God forbid if there were to be another pandemic or another big raging pandemic in this country, and the answer to that is no। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर। पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। सर जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। सबको नंबर वन मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। सर मेरे 4 सुझाव जो आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री को देना चाहूंगा। पहला सुझाव है, पुट ऑल लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ऑन ब्लॉकचेन। एक ब्लॉकचेन बेस्ड लैंड रजिस्ट्री लेजर बनाइए। पहले 10 मेजर राज्यों शहरों से शुरू करिए, महानगरों से और सिटी से, जिस लेजर में, जिस ब्लॉकचेन लेजर में हर रिकॉर्ड, हर सेल, हर म्यूटेशन, हर इनहेरिटेंस को एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक में डाला जाएगा, जो ब्लॉकचेन लेजर होगा, जो टाइम स्टैम्प होगा, टेम्पर प्रूफ होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा, और रियल टाइम प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आप उसे कर सकेंगे, जिसके चलते इंस्टेंट टाइटल वेरिफिकेशन होगा। आज सर हमारा जो रियल एस्टेट का लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड का जो बाजार है उसमें अंडर कियोस है। कियोस इसलिए है कि लोगों को रजिस्ट्रार के दफ्तर के बाद धक्के लग रहे हैं, दलालों ने उन अफसरों पे पूरे तरीके से कब्जा किया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स में चोरी होती है, सर्कल रेट को एक्सप्लॉइट करके कैश में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, फर्जी कागज, कब्जे, टाइटल डिस्प्यूट, न जाने
48% of our properties are under dispute, and the average time taken by civil courts to resolve these disputes is 7 years. And 6.2 crore property documents are pending digitization. वो तहसीलदार के दफ्तर में पड़े या रजिस्ट्रार के दफ्तर में उनका डिजिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन सारी बीमारियों का एक ही दवा है, दैट इज नेशनल ब्लॉकचेन रजिस्ट्री, जिसके चलते प्रॉपर्टी डिस्प्यूट समाप्त होंगे, मिडिल क्लास की वेल्थ अनलॉक होगी क्योंकि वो और ब्याज पे पैसा ले पाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स की कंप्लायंस बढ़ेगी और रीट्स जैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को ब्लॉकचेन वेरिफाइड मिलेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ सर दुनिया के कई देशों ने इसे लागू कर दिया है। स्वीडन में ये लागू है जहां पर एक दिन में आप प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, आज डिस्प्यूट रेट 2% है। जॉर्जिया में है जहां 3 दिन में प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, डिस्प्यूट रेट 1% है। और यूएई में है जहां 10 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, आज डिस्प्यूट रेट 1% से भी नीचे। और वहां हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी बेचनी हो तो 2 से 6 महीने लगते हैं और 48% डिस्प्यूट रेट है। सर मेरा दूसरा सुझाव है इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिविजन एक्ट। भारत में वेजेस को इंडेक्सेशन इंडेक्स करिए महंगाई से। वित्तीय वर्ष 18 से लेकर वित्तीय वर्ष 26 में आपने देखा कि रियल वेजेस फॉर द सैलरी क्लास में 16% की गिरावट आई। ये गिरावट का मतलब इन सालों में जितनी महंगाई जिस जिस स्तर पे महंगाई बढ़ी उस स्तर पे वेजेस नहीं बढ़ी, जिसके चलते 16% की गिरावट रियल वेजेस में देखी गई। इसीलिए मैंडेटरी वेज इंडेक्सेशन फॉर्मूला इज द नीड ऑफ आवर एंड द गवर्नमेंट मस्ट लुक एट इट। इसके चलते तमाम फॉर्मल सेक्टर्स में कॉर्पोरेट शॉप्स, फैक्ट्रीज के वर्कर्स सबको इन्फ्लेशन इंडेक्स वेज हाइक मिलेगा। सरकार के मुलाजिम को तो मिलता ही है, हर साल डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आप हर कुछ सालों में पे कमीशन लागू होता है। इससे आप 20 करोड़ आबादी which is 45% of India's total workforce आप उसे एड्रेस कर पाएंगे। सर इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया के कई देशों में ये पहले से ही लागू है। यूएस के अंदर COLA कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट सिस्टम लागू है, जिसके अंदर एनुअल और ऑटोमेटिक रिवीजन होता है। जर्मनी के अंदर हर 18 से 24 महीने के अंदर महंगाई के अनुसार सैलरी बढ़ा दी जाती है। जापान के अंदर शिफ्ट मेथड यूज होता है जिसमें एनुअल इन्फ्लेशन इंडेक्स भी ट्रैक की जाती है। और बेल्जियम में ऑटोमेटिक इंडेक्सेशन लॉ है जिसमें क्वार्टरली बेसिस पर एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ाई जाती है। सर इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज इन मेजर इकोनॉमीज where 85% of our formal workforce has zero statutory inflation protection. We are at the mercy of the employer discretion and our own negotiation power to raise our salaries. इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मिनिमम इंक्रीज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन होना चाहिए। मेरा थर्ड सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को रहेगा कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैचिंग ग्रांट, मैचिंग फंडिंग सेंटर देगी, यानी कि हर 1 रुपया जो राज्य की सरकार कैपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, एसेट क्रिएशन पे खर्च करती है, उसकी मैचिंग ग्रांट 1 रुपया केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज ए ग्रांट। आज स्टेट कैपेक्स में 2 बॉटलनेक्स है। पहला बॉटलनेक है बोरोइंग कैप, यानी कि कोई भी राज्य अपने स्टेट जीडीपी से 3% से ज्यादा ब्याज पर पैसा नहीं ले सकता, वो कैपेक्स में नहीं खर्च करता है, वो तमाम तरीके के ऑपरेशनल खर्चे करता है। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर केंद्र सरकार पैसा देती भी है राज्यों को कैपेक्स के लिए, वो लोन की सूरत में देती है और कंडीशनल लोन, किस एसेट पे कितना खर्च होगा, ये कंडीशनल लोन दिया जाता है। मेरा सुझाव है दैट रिप्लेस दिस लोन विद कंडीशंस गिवन बाय द सेंटर, ग्रांट विद ट्रस्ट, ग्रांट बेस्ड ऑन ट्रस्ट बाय द सेंटर। सो सेंटर को आने वाले 5 वर्षों के लिए 1.5 लाख करोड़ आवंटित करना चाहिए, नॉट एज लोन बट एज दीज कैपेक्स ग्रांट्स, ताकि राज्यों में सड़कें बने, इरिगेशन नेटवर्क बने, लोकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हो और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एसेट क्रिएशन, एसेट फॉर्मेशन किया जाए एज नॉट एज लोन, नॉट ऑन इंटरेस्ट, नॉट विद प्रिंसिपल एंड विद नो कंडीशनैलिटी। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो स्टेट की बैलेंस शीट में दिस ग्रांट विल नॉट सिट एज डेट, स्टेट की बैलेंस शीट सुंदर होगी, बेहतर होगी। दूसरा, खुलकर राज्य कैपेक्स पर खर्च कर पाएंगे। थर्ड, इट विल बी अ हाई ग्रोथ एंड अ हाई जॉब क्रिएटर, एक ग्रोथ मल्टीप्लायर और जॉब क्रिएटर के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर 1 रुपया जो आप कैपेक्स पे खर्च करते हैं उससे भारत का जीडीपी 2 से 3 रुपए बढ़ता है इन स्पैन ऑफ 3 to 5 years। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मजबूत होगा और साथ ही साथ स्टेट्स विल बिकम बिल्डर्स एंड नॉट बोरोवर्स इन द आईज ऑफ द सेंटर। सर मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एज एन एसेट क्लास। इंडिया में अभी सर वैसे डी फैक्टो लीगलाइज टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो करेंसी, स्टेबल कॉइन एटसेट्रा, क्योंकि अगर उनकी खरीद बेच पर कोई मुनाफा होता है तो
20% फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और 1% ट्रांजैक्शन टैक्स जो अपनी वस्तु बेच रहे हैं उसे सरकार को जमा कराना पड़ता है। दे आर समहाउ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट क्लास। VDS जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, इन्हें एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके चलते कोई डेडिकेटेड लाइसेंसिंग लॉ नहीं है, कोई क्लियर कंज्यूमर या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कानून नहीं है। AML कानून यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस एसेट क्लास के लिए नहीं है, एंड देयर इज ऑफ कोर्स नो एक्सप्लिसिट लीगल क्लासिफिकेशन। As a result, what has happened is that 4.8 lakh crore trade in this virtual digital assets has moved offshore. भारत के बाहर निकलकर वो अन्य देशों में दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में इसका ट्रेड हो रहा है जो भारतीय कर रहे हैं। Second thing that has happened is that 73% of India's crypto trading volume in financial year 25 has moved to offshore exchanges. What has further happened is that 180 virtual digital asset startups have moved to countries like Dubai and Singapore. And as a result, जो देश भारत देश के 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, क्रिप्टो में, RWA यानी कि रियल वर्ल्ड एसेट में, स्टेबल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऑफशोर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम कंप्लायंस हिंदुस्तान में लागू करें, उसे हेवीली रेगुलेट करें, लेकिन उसे ऑनशोर लाएं। इसके चलते अगर ऐसा होता है तो सरकार के खजाने में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का इजाफा होगा, टैक्स मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं सरकार को कहना चाहता हूँ दैट वी करंटली टैक्स these virtual digital assets as if they are legal, but we regulate them as if they are illegal. मेरा सुझाव है कि इसे heavily regulate करिए, रिंग फेंस करिए इस इकोसिस्टम को, AML गाइडलाइंस यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून और मजबूत करिए, लेकिन प्रोहिबिशन इज नॉट प्रोटेक्शन। तो आपने ये देख ली है हमारी वीडियोस में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेके आना चाहिए जिससे लोगों को लॉस कम से कम हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलते हैं गाइस, बाय। बाकी जियो कॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर दो। थैंक यू गाइस।